अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद कासिम। हमारे शो का नाम है ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। ये एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है जो हमें डॉक्टर कामरान सुमरो ने दिया है। शुक्रिया सर, आपने हमें ये प्रोजेक्ट दिया। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो सही हो, ऑथेंटिक हो और हमने पढ़ी हो। और अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो जाए तो हमारी तरफ से माजरत। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा दिलचस्प है जो हमारे आम रूटीन में यूज होते हैं, इमोशंस एंड मूड। और इस पे डिस्कशन करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जैद बिल्लो, उमैर अली शाह, अयान नाखुदा। तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिना वक्त जाया किए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों से पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इमोशन क्या है, मूड क्या है। तो स्टार्ट हम जैद से करते हैं, फिर आप लोग सब एक एक करके बताएं। जैद, इमोशन को और मूड को किस तरह डिफाइन करेंगे? मेरे हिसाब से अगर एम्प्लॉइज जैसे आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में है, या आप जनरली भी एक अगर इंसान की बात कर रहे हो, तो उसके जो बिहेवियर होता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उसका मूड हो सकता है। जैसे कि अगर किसी इंसान का मूड बहुत अच्छा है तो उसका बिहेवियर भी पूरे दिन के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी इंसान का मूड बुरा है, वो किसी किस्म के स्ट्रेस वगैरह में है, तो उसके बिहेवियर भी फिर उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। और इमोशन को किस तरह डिफाइन करोगे? इमोशंस का भी यही है, कुछ लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है जो उन्हें ड्राइव करता है, वो इमोशन होता है। ठीक है, उमर, इस पर आप क्या कहेंगे? इमोशंस डायरेक्टली अगर आप एक ह्यूमन नेचर की तरह से देखें तो एक इंसान को क्या चाहिए, उसको रिकग्निशन चाहिए, उसको जॉब सिक्योरिटी, या उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो वो अपने काम में उसको कर सके और वो अपने आप को उस पोजीशन पे ला सके जहाँ पर वो समझे कि वो अब फुली या मेंटली वहाँ तक, साइकोलॉजिकली वहाँ पहुँच गया है, या वो उस वक्त बिल्कुल फ्रेश माइंड है, उसको कोई तंग नहीं कर रहा, उसको उसकी बात पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको ठीक है, अयान, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, जो मेरा पर्सपेक्टिव है इमोशंस और मूड को लेकर, वो ये है कि इमोशंस जो है वो आपके जो ह्यूमन माइंड के लिए बहुत इंटेंस होते हैं। कभी कभार जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गई कि, या फिर कोई किसी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्कर की कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई उसके जॉब में वो अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी इमोशनली या उसको घर से अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो उस तरह से होता है। मूड का ये है कि मूड जो है वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा इफेक्ट करता है। मूड लेकिन होता शॉर्ट टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्कर जो है अपनी वर्क प्लेस से खुश है, तो उसका मूड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। और इमोशंस का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसका उसके काम पे किस तरह इम्पैक्ट करता है। तो मैं इसको उस तरह से देखता हूँ। ठीक है, अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ या मूड ऑफ और इमोशंस बोलो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज का। तो मुझे बताओ, वहां पर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में किस तरह डिफर करते हैं मूड को एंड इमोशन को? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इमोशंस इस तरह से डिफ़ाइन हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें वहाँ पे बहुत मशीनरी यूज़ होती हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि यूजुअली जो है मशीन्स प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, फंक्शंस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं, और इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉयज़। वो सही तरह अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, तो उसकी वजह से उनके इमोशंस पे बहुत इम्पैक्ट होता है। सेम एज इट इज़ उनका वर्किंग एनवायरनमेंट उनके मूड पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है तो उससे उनका मूड अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से उनको काम करने में मज़ा आता है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, उनको रिकग्निशन अच्छी मिलती है। ठीक है, तो आई गेस आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि इमोशंस और मूड आपस में कनेक्टेड हैं। इज इट लाइक दैट? जी बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि
क्या इमोशन सिर्फ नेगेटिव होते हैं कि पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव इमोशन भी होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो बेसिकली ह्यूमन हमारी इंसान में ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो बेसिकली जो है मूड्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो एक जो एम्प्लॉय वर्कर टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ क्या पॉजिटिव ही इमोशंस होते हैं? वो अपने इमोशंस के साथ किस तरह डील करता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक एम्प्लॉय के नाम है, उसके पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, जैसे उसको अगर कोई लीडरशिप उसको रिकग्नाइज करती है या उसको रिवॉर्ड करती है या उसको वहाँ पर काम करने में मज़ा आता है या प्रोडक्टिव काम करता है, तो ये भी होता है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस अगर उसको हमेशा तंग किया जा रहा है या उसको अभी बोला जा रहा है कि अब तुम्हें निकाल रहे हैं, अब तुम्हें ऐसे कर रहे हैं, तो उस वजह से उसके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस भी क्रिएट जाते हैं। ठीक, आपने ये बताया हमें ट्रिगर्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस, पर क्या सिर्फ यही वजह है इन इमोशंस के ट्रिगर होने की? क्योंकि एज अ ह्यूमन मेरे हिसाब से सिर्फ ये वजह एम्प्लॉय के लिए नहीं होती होंगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसा ट्रिगर वर्ड्स भी नहीं होते, लेकिन खुद के भी इमोशंस इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपके कोलीग्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या वो आपको तंग कर रहे हैं, या एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इंक्लूड किए जा सकते हैं जो आपके साइकोलॉजी में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोगों के पास कोई एग्जाम्पल है कि किसी एम्प्लॉय के नेगेटिव इमोशंस की, तो उसके बारे में कुछ बताएं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नली हम देखे जाए कि अगर एम्प्लॉय अपने उसको पीछे से कोई सपोर्ट किया, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो उसके लिए उसकी वजह से उसके मूड इमोशन में उसके इम्पैक्ट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसको बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही फैमिली की तरफ से, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, और वही नेगेटिव इम्पैक्ट फिर वो अपने वर्किंग एरिया में लाता है, वर्क फोर्स में लाता है, जिसकी वजह से दूसरों को भी इम्पैक्ट हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, अब तक हमने नेगेटिव और जो है पॉजिटिव इमोशंस की एज ए जर्नल बात करी। अब हम बात करते हैं इनर टीम वर्क, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल वक्त है टीम वर्क का, अकेले कोई भी कोई काम नहीं कर सकता, इट्स वेरी हार्ड। आप लोगों ने भी जो रिसर्च की होगी एज ए स्टूडेंट टीम में की होगी, तो मुझे बताएं कि क्या पॉजिटिव इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं टीम वर्क पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो पॉजिटिव इमोशंस जो टीम वर्क में इम्पैक्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि अगर कोई लीडर, क्योंकि नेचुरल लीडर इमर्ज करके आ जाता है टीम में, जो हर चीज़ संभालता है और हर चीज़ लीड करता है, तो उसमें अगर वो पॉजिटिव रहेगा, अगर वो टीम वर्क में इक्वली डिवाइड करेगा और वो सपोर्ट करेगा अपने टीम मेंबर्स को, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करेगा, जिससे कि टीम आगे बढ़ भी सकती है और वो आगे अच्छे काम भी और प्रोडक्टिव काम कर सकती है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा टीम में खुद एक लीडर बाहर आ जाता है। एज ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स हमने अभी एक प्रोजेक्ट किया है ज़ेब मार्ट, उसमें हमने टीम्स में काम किया था जी। तो उसका कोई इंसिडेंट हो, जिस तरह आपने कहा कि टीम्स में खुद लीडर निकल के आ जाता है, तो उसमें कौन ऐसा सच अगर कोई आपके ग्रुप से लीडर निकला हो और उसने किस तरह आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इमोशन या उसकी वजह से कोई नेगेटिव इमोशन आप तक आया हो, तो उसके बारे में कुछ हमें बताओ। तो मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमारे ज़ेब मार्ट का हुआ था, तो उसमें हमारे थे टोटल 6 मेंबर्स, जिसमें 2 सीनियर्स भी थे और 4 हमारे टोटल हमारी क्लास के मेंबर्स थे। लेकिन उसमें जब हमारी टीम डिसाइड हुई तो उसमें नेचुरली 7 इमर्ज एज अ लीडर, और उसने फिर आइडिया भी दिया कि कौन सा हमने स्टॉल लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना, और गेम्स उसने डिसाइड की। और फिर जैसे कि अब पॉजिटिव इमोशंस उसके ये थे कि उसने आगे बढ़ाया हर वक्त, जैसे कोई स्लैक करता था या कोई आज नहीं कर रहा यार वो, तो वो और भी आगे बढ़ के वो सपोर्ट करता था कि यार कोई और कर ले या मैं कर लेता हूँ। तो इससे वो भी हुआ, और उसने डील किया सीनियर से, जो सीनियर्स कभी कभी
बात नहीं मानते, या कोई जैसे वो होती है कोई ग्रजेस, तो मैं नहीं कर रहा किसी के अंडर काम, तो उसको भी उसने डील किया। और नेगेटिव इमोशंस जो हमारे ग्रुप में हुए थे, तो वो सीनियर्स की तरफ से हमें आए थे कि वो उनकी ग्रजेस थी या उनके काम ऐसे थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो ये काम नहीं कर रहे, वो जैसे हमने कोई सब बोला था कि कोई गेम या कोई सजेस्ट करके या लेके आए, तो वो नहीं कर रहे थे, जिससे हमें मेंटली इमोशनली वो नेगेटिव इम्पैक्ट किया था। ठीक है, तो एज अ टीम हमें मिस इकरा की वजह से ज़ेब मार्ट में बहुत Yes. ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। तो आपको इसके अलावा जब ऑन डे जो है ज़ेब मार्ट के दिन हम लोगों को जो है काम करना था, उसमें आफ्टर बीइंग सीन बाय सो मैनी पीपल, उस वक्त आप लोगों की क्या इमोशंस थे, उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, नॉर्मली जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टीम में काम नहीं करना चाह रहे होते, या उनको ना पसंद नहीं आता कि किसी दूसरी की तरफ से ना, दे डू नॉट यूजुअली लाइक टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो- वो मतलब उन्हें किसी के हाँ। ऑर्डर्स लेना नहीं Yes. पसंद होते बेसिकली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। Yes. तो इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि बंदा टीम में काम नहीं करना चाह रहा होता, बट हर कोई एडजस्ट करता है उस हिसाब से, क्योंकि अब फिर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट है तो हमने काम करना ही है उस हिसाब से। तो हम लोग फिर, हमारा सबका यही होता था कि हम फिर समझाते थे उसको कि यार इस तरह से काम करना है, एज ए लीडर साथ में एज बोला अ जैसे। टीम सब में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो फिर हमें खुद सॉल्व करनी पड़ती हैं। मेरा बेसिकली सवाल आई गेस ये था कि ऑन डे ऑफ ज़ेब मार्ट क्या इमोशंस थे आपके अंदर, पॉजिटिव इमोशंस थे, नेगेटिव इमोशंस थे, किस तरह आप लोगों ने उन इमोशंस से डील करी? क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको सीनियर्स की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आया, नेगेटिव इमोशंस आए, तो आपने ऑन डे ऑफ ज़ेब मार्ट नेगेटिव इमोशंस थे या पॉजिटिव इमोशंस थे, वो क्या थे उस दिन का? उस दिन इतने नेगेटिव इमोशंस का हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था, नेगेटिव इमोशंस इतने नहीं थे, क्योंकि जो सीनियर्स वगैरह भी थे वो भी कोऑपरेट कर रहे थे, काम सब कर रहे थे उस दिन, क्योंकि जाहिर है उस दिन रश भी बहुत था, उस दिन क्राउड भी हमारे पास आ रहा था, तो उस वजह से ये जो नेगेटिव इमोशंस वगैरह थे उसका नहीं था। खुश थे हम, अपनी परफॉर्मेंस वगैरह से भी खुश थे कि चलो जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, आ रहे हैं लोग, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। तो क्या मूड पर, नेगेटिव मूड पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का असर होता है? जी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का अक्सर वक्त बहुत उस पर फ़र्क पड़ता है आपके एम्प्लॉइज़ पे। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लाइटिंग अच्छी नहीं है तो उस वजह से बहुत डल मूड हो जाता है एम्प्लॉइज़ का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो उस हिसाब से भी एम्प्लॉइज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं काम करने के लिए। एक और ऐसा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक सेफ़ और सिक्योर जगह पे नहीं है तो उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है एम्प्लॉइज़ को अपनी सेफ्टी भी चाहिए होती है। अगर सेफ़ एनवायरनमेंट उन्हें मिल नहीं रहा तो वो काम नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा शोर है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो काम नहीं कर सकते। इस तरीके के बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो एक एम्प्लॉई को असर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा आज का टॉपिक मूड एंड इमोशन रिलेटेड टू टेक्सटाइल फैक्ट्री है, yes. तो हम उसकी तरफ वापस आते हैं। तो आप मुझे बताएं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में मशीन मेल फंक्शन वो बहुत कॉमन हो जाती है, क्योंकि इतने अरसे से एक मशीन चल रही है, वो कब तक साथ देगी? इफ देयर इज नो मेंटेनेंस और मेल फंक्शन होता है तो वो किस तरह वर्कर के मूड्स पर अफेक्ट करती है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो अगर मैल्फेक्शन होता है जो बहुत चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि पुरानी मशीनरी है या अगर कोई नया वर्कर आया है कि उससे मेल फंक्शन हो जाता है, तो इससे इमोशंस पे क्या अफेक्ट पड़ता है कि खुदा न खास्ता कि उस पर कोई डेंजरस वो हो गया है, क्या नाम है, इम्पैक्ट आ चुका है उसकी बॉडी पे, या उसके ऐसा इमोशंस बैठ गए हैं कि यार अगर ये मेल फंक्शन हो गया है कि ये अब मेरे पे आएगा, अब मुझसे पूछा जाएगा, मुझसे सवाल किए जाएंगे, मुझसे देखा जाएगा कि ऐसे क्यों किया इसने, इसको तो काम भी नहीं आता। और दूसरा अगर मूड पे डिपेंड किया जाता है तो वो मेल फंक्शन एक
ऑर्गेनाइजेशन को डल कर देती है, तो उसकी वजह से वो क्या नाम है, ज़्यादातर वर्कर्स ये सोचेंगे कि अगर ये मेल फंक्शन हुआ है तो ये मशीन और भी ज़्यादा टाइम लेगी दूसरी मशीनों पे, और फिर वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी पे आ जाता है नाम। तो इस वजह से मेल फंक्शन ज़्यादातर इमोशंस को डल ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लीडरशिप की। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी आपने लीडर्स की बात करी। पाकिस्तान में एज ए कल्चर लीडर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वो लोग हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो फैक्ट्री सेटिंग हो या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लीडरशिप का असर पड़ता है मूड्स एंड इमोशंस पर? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो है लीडरशिप का इम्पैक्ट बिल्कुल असर करता है, क्योंकि लीडर का काम ही यही होता है कि वो पूरी टीम को ना एक साथ एक ही पाथ पे लेकर चले। उसका काम होता है कि हर बंदे को संभाले, हर किसी को साथ लेके चलना एक लीडर का काम होता है। इससे और इसके साथ साथ कि वो जिस चीज़ पे उनका फोकस है, जो उनका टारगेट है, वो अचीव हो, तो वो एक अच्छा लीडर होता है। और लीडर का रोल ही इसलिए होता है कि ताकि वो हर चीज़ को एक साथ लेकर चले। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या लीडरशिप स्टाइल साइकोलॉजिकल वेलबींगनेस को इफेक्ट करता है, और अगर करता है तो किस तरह के मूड स्विंग्स वो ला सकता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अगर लीडरशिप बहुत सी तरह की होती है। अगर जैसे कि हमारे माशरे में ज़्यादातर अथॉरिटेरियन लीडरशिप का अरूज है, जिसमें एक अगर सेठ होगा या कोई बड़ा जिसके पास बिजनेस ओन कर रहा होगा, तो वो यही चाहेगा कि बस ऑपरेशनल नीड्स पूरी हों। जैसे अगर कोई काम करने आ रहा है तो बस उसको वो काम करे ज़्यादा आवर्स और उसको वेजेस देके घर भेजूं, ये उसका यही होता है। अगर साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ जाएं तो वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, वेल बीइंग हो जाती है, और उसकी रिवॉर्ड सेक्शन होता है कि अगर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है या उसकी रिकग्निशन की जा रही है तो वो साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। तो वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप में काउंट होते हैं ये वाले एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे शेपिंग। रिकग्नाइजेशन किस तरह शेप करती है वर्कर्स के इमोशंस और जो है मोटिवेशंस को? तो रिकग्नाइजेशन मिलना बहुत सौ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आफ्टर बीइंग सो हार्ड वर्किंग, और स्पेशली इन इफ वी टॉक अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पर मेहनत से काम करने के बाद इफ आपको जो है रिकग्नाइजेशन मिल रही है आपके लीडर की तरफ से, ओनर की तरफ से, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या ये जो है शेप करता है वर्कर्स के इमोशंस को और उनकी मोटिवेशंस को? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रिकग्नाइजेशन अगर किसी एम्प्लॉय को इतने साल, वो जाहिर है आपने जैसे बोला कि अगर वो इतने साल मेहनत कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इतना टाइम दे रहा है, तो उसके बाद अगर उसे रिकग्नाइजेशन मिलना, उसे प्रेज मिलना, वो उसको फर्दर मोटिवेट कर देता है और मेहनत करने के लिए। जैसे कि अगर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल काम कर रहा है, उसको फिर अगर रिकग्नाइजेशन मिलती है, उसे प्रेजिंग मिलती है, तो फिर वो अगले 10 साल भी उस ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके जो आउटपुट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी हम, तो उसमें आउटपुट्स का सारा होता है, तो उसके आउटपुट्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, उसका मेंटल स्टेट ज़्यादा बेहतर हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो हम फिर से जो है ज़रा पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ बात करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि कोई ऐसी रिकग्नाइजेशन जिसकी वजह से आप लोगों को इमोशन, मोटिवेशन मिली हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अब जैसे हम लोग यूनी स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली अगर क्लास में हम लोग किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर टीचर को इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं उनकी लर्निंग के साथ, और अगर आगे से आपका टीचर अगर आपको कोई पॉजिटिव वो देता है कि यार ये तो मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको और मेहनत करनी है, इस तरह की अगर रिकग्निशन मिलती है तो स्टूडेंट को भी ओवरऑल उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। वो स्टूडेंट जो है वो उसको एक रिकग्निशन मिलने की वजह से वो ज़्यादा मेहनत भी करता है,
तो उस ओवरऑल उसके रिजल्ट्स भी फिर अच्छे ही आते हैं। ठीक है, अब मुझे कोई इस तरह की एग्जाम्पल जो आपके साथ हुआ हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डीमोटिवेटेड हो गए हो, लेकिन किसी दूसरी चीज़ की रिकग्नाइजेशन, किसी टीचर ने कोई तारीफ कर दी या कुछ भी, जिसकी वजह से आप वापस से मोटिवेटेड होकर आपने वो काम पूरा किया हो, इस टाइप की कोई एग्जाम्पल दे सकें तो जब हमारा ज़ैबमार्ट का प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें हमारे टोटल 6 मेंबर्स थे, जिसमें 2 सीनियर्स थे, तो जब उनसे बैकलैश आया था कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम इस वक्त पर टाइम नहीं है, हम इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हम डीमोटिवेट हो गए थे। हमने भी फिर आंसर करना छोड़ दिया था उनकी जो भी क्यूरीज थी। तो हमने फिर लेकिन जब हम टीम में साथ बैठे तो हमने जब अपना काम फिर से शुरू किया, और जब मिस का सपोर्ट आया कि जब हमने मिस से एडवाइस ली कि मिस अब क्या करना चाहिए, तो मिस ने फिर हमें बताया कि मिस के क्या क्या करना चाहिए, और मिस ने सपोर्ट किया हमें ज़ैबमार्ट पे, तो हम फिर मोटिवेट हो गए थे और हमने फिर ज़ैबमार्ट बहुत अच्छा गुजरा था। ठीक है, मैं आप तीनों से इस पे इनपुट जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ऑल इमोशंस, मूड्स, मोटिवेशंस, ये तीनों चीज़ें किसी भी इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ह्यूमन एक इंसान के लिए उसके इमोशंस और मूड बहुत डिपेंड करते हैं, सिर्फ उसके अपने लिए नहीं बल्कि जो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके लिए भी। अगर इससे बाहर भी देखा जाए तो आम तौर पे इंसान को भी चाहिए होता है कि वो एक पॉजिटिव मूड पे रहे। नेगेटिव मूड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसकी पर्सनल लाइफ में भी और उसकी वर्किंग लाइफ में भी। तो जो है ये मूड्स, इमोशंस बहुत डिपेंड करते हैं एक ह्यूमन। ठीक है, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जल्दी जल्दी अपना इनपुट दे दें। इनपुट मेरा यही होगा कि इमोशंस डू इम्प्लीमेंट और डू अफेक्ट जब भी साइकोलॉजिकल नीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन में नीड होती है, जैसे उनकी वेल बीइंग के लिए, तो उसको केटर करना चाहिए और उसको डिसऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप भी अपना इनपुट मेरे दे दें। हिसाब से भी इमोशंस हो गए, मूड्स हो गए, अपना मोटिवेशन हो गई, ये तीनों एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक इंसान के गोल्स हैं तो उसे मोटिवेशन चाहिए उन गोल्स को पूरा करने के लिए, और अगर एक इंसान अपना वो कर रहा है, कोई काम वाम में मसरूफ़ है, तो उसको उसके इमोशंस भी सही होने चाहिए उस मेंटल स्टेट में। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत अच्छा Thank you. डिस्कशन हुआ कि आप तीनों इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को भी अपनी नॉलेज से, अपनी रिसर्च से आगाह किया। और तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाल के हमें देखा। हमारे लिए अगर कोई भी फीडबैक हो तो मैं feedback@zebfm.org पे ईमेल करें या नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस एपिसोड के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।